गुड मॉर्निंग। गवर्नमेंट कॉलेज देवली के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आशा नागर। आज हम इस वीडियो में ब्रिटिश संसद का जो हमने इसका एक सदन पढ़ रहे थे, लॉर्ड सभा, जिसका द्वितीय सदन है, उस सदन के हमने इसकी आलोचना उपयोगिता पढ़ी थी। अब इसमें हम पढ़ेंगे आज इसका लाट सभा का सुधार, यानी कि लाट सभा के अंदर बहुत सारी इतनी कमियां थी, उसकी इतनी आलोचना की गई थी लोगों ने कि कुछ लोग कहने लग गए कि लाट सभा एक अनुपयोगी सदन है, इसका अंत कर देना चाहिए। लेकिन नहीं, कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, उसका अंत करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक संस्था का ढांचा का एक पार्ट है, इसलिए उसका अंत हम नहीं कर सकते हैं। उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं जिससे उसके अंदर जो कमियां हैं, जिसकी वजह से आलोचना की जा रही है, उनको दूर किया जा सके। क्योंकि इसका जो संसद है, संसद का जो ये अंग है, इसका जो सदन है लाट सभा, इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। उस महत्व की वजह से इसको समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें सुधार किए जा सकते हैं। तो हम आइए इस वीडियो में चर्चा करेंगे इसमें क्या क्या सुधार करने के प्रयास किए गए थे और व्यवहार में, और हम क्या इसके सुधार के सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश जो लॉर्ड सभा थी उसके सुधार के संबंध में, यानी लॉर्ड सभा के संबंध में धारणा यह है कि इंग्लैंड जैसे प्रजातांत्रिक देश में लॉर्ड सभा को समय के अनुकूल नहीं कहा जा सकता। यानी लॉर्ड सभा एक परंपरागत संस्था है, इसका जो कार्य है, इसकी संरचना है, वो परंपरागत दृष्टि से ही की हुई है। वर्तमान जो समय है, समय परिवर्तन हो गया है, और जो प्रगतिशील समय है, इसके अंतर्गत इस संस्था को वर्तमान की प्रगतिशील जो टाइम है उसके अनुकूल नहीं कहा जा सकता। ऐसी धारणा इंग्लैंड में ही बन गई थी। लेकिन इसके साथ ही लॉर्ड सभा की अपनी कुछ उपयोगिताएं भी हैं, जिसके कारण लॉर्ड सभा को हम समाप्त नहीं कर सकते। बजाय इसके इसमें अनुकूल सुधार किए जाएं, जिससे कि इसकी उपयोगिता भी बनी रहे और इसका अस्तित्व भी बना रहे। 1832 में जब प्रथम सुधार कानून पारित हुए थे ब्रिटेन में, उसके बाद से ही लोक सदन और लॉर्ड सभा दोनों का जो मित्रतापूर्ण संबंध थे वो समाप्त हो गए थे। यानी पहला कानून, इसमें देखना पड़ेगा कौन से कानून के द्वारा जो संसद के दोनों सदन थे वहाँ पर उनके मित्रतापूर्ण संबंध खत्म हो गए थे। तो वो कानून था 1832 का प्रथम सुधार कानून। तभी से लोगों ने ये सोचा कि लॉर्ड सभा में सुधार किया जाना चाहिए, जिससे कि जो उसका दूसरा सदन है, लॉर्ड सदन, उसके साथ उसके संबंध सुधर सकें। पिछले लगभग 150 से भी ज़्यादा वर्षों में इस प्रश्न पर अनेक व्यक्तियों ने, समितियों ने विचार किया और अपने सुधारों को प्रस्तुत किया। इस प्रकार के सुधार प्रस्तावों में कौन कौन से प्रमुख हैं? उनमें है लॉर्ड रसेल का प्रस्ताव, लॉर्ड सैलिसबरी का प्रस्ताव, लॉर्ड लैंसडाउन की योजना, संसदीय अधिनियम 1911, 22 समिति के सुझाव 1918, लॉर्ड जॉर्ज की योजना, लॉर्ड सैलिसबरी के प्रस्ताव 1932 और संसदीय अधिनियम 1949। तो इतने सारे ये जो हैं, अभी तक ये सारे ये प्रयास किए गए हैं, सुधारों के प्रस्ताव भी आए हैं, जिसके द्वारा हम आगे देखेंगे किस पर्टिकुलर सुधार प्रस्ताव के द्वारा क्या क्या किया गया था। युद्ध के बाद के जो काल है उसमें लॉर्ड सभा में सुधार के प्रश्न पर ज़्यादा विचार हुआ और इस दिशा में अनेक प्रयत्न भी किए गए थे। जैसे पहला है सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर उसका आयोजन हुआ था 1949 में। उसके अंतर्गत लॉर्ड सभा में क्या क्या सुधार हो सकते हैं उनके बारे में सुधार के सुझाव दिए गए थे, जिसके अंतर्गत पहला है कि जो लॉर्ड सभा है उसकी जो वंश परंपरागत सदस्यता है उसका अंत कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि वंश परंपरागत सदस्यता का अंत का सुझाव किसने दिया था? सर्वदलीय सम्मेलन ने, जो 1949 में हुआ था। ठीक है, और अगला जो इसका सुझाव है, दूसरा है व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और सार्वजनिक सेवा के आधार पर संसदीय लॉर्ड नियुक्त किए जाएं। यानी कि इसके अंतर्गत जो लॉर्ड होते हैं, लॉर्ड सभा के जो मेंबर होते हैं, उनकी नियुक्ति व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और सार्वजनिक सेवा में उन्होंने जितनी भूमिका निभाई है उसके आधार पर की जानी चाहिए। ये संसदीय जो लॉर्ड हैं योग्यता के अनुसार वंश परंपरागत लॉर्ड में से ही लिए जा सकते हैं, ऐसा इस सम्मेलन में सुझाव दिया गया था। अगला सुझाव क्या था कि जो संसदीय लॉर्ड हैं में कुछ राजवंश के सदस्य और आध्यात्मिक जो लॉर्ड हैं उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। जो संसदीय लॉर्ड होते हैं उनको लोक सदन के सदस्यों की ही भांति, यानी लोक सदन के जो सदस्य होते हैं उनके प्रकार उनको भी वेतन भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनके वेतन का कोई प्रावधान नहीं था।
महिलाओं को भी लॉर्ड सभा का सदस्य नियुक्त किया जाना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे लॉर्ड सभा में महिला सदस्य होनी चाहिए, ऐसा सुझाव किसने दिया था, तो वो हमें मालूम होना चाहिए, सर्वदलीय सम्मेलन 1949 के द्वारा सुझाव दिया गया था। वर्तमान समय में जो पीयर संसदीय लॉर्डों की श्रेणी में नहीं आते हैं, यानी ऐसे पीयर जो संसदीय लॉर्ड की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें लोक सदन के लिए मतदान का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भी दिया जाना चाहिए। ये सारे सुझाव दिए गए थे। इसकी सर्वदलीय सम्मेलन की जो योजना बनी थी, सर्वसम्मति सुझाव दिए गए थे, लेकिन सबको कभी भी लागू नहीं किया गया था। ठीक है। श्रमिक दलीय जो सरकार वहाँ पर हुई थी, उसके द्वारा एक सुधार योजना प्रस्तावित की गई थी 1968 में। उसके द्वारा क्या क्या सुझाव दिए गए थे उनको देखते हैं। लॉर्ड सभा में अनुदार दल को स्थायी बहुमत प्राप्त है और लॉर्ड सभा श्रमिक दल का निरंतर विरोध करती रही है। अतः श्रमिक दल लॉर्ड सभा में सुधार करने के लिए हमेशा आतुर रहा है। 1966 में जो श्रमिक दल है, जब वो सत्ता में आया था तो ऐसी स्थिति उत्पन्न भी हुई थी कि वो उसमें सुधार करना चाहता था। नवंबर 1969 में मजदूर दल की सरकार ने एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया। श्वेत पत्र में एक योजना थी। उस प्रस्तावित योजना का उद्देश्य लोक सदन को वास्तविक रूप में स्वतंत्रता प्रदान करना था और लॉर्ड सभा को भी प्रजातांत्रिक रूप प्रदान करना था। प्रस्तावित योजना में कहा गया था कि जो लॉर्ड सभा के सदस्य हैं उनको 2 कैटेगरी में बांट दिया जाना चाहिए। पहली जो श्रेणी है उसमें मत देने वाले सदस्य यानी वोटिंग पेयर्स होने चाहिए और दूसरी श्रेणी में मत नहीं देने वाले या नॉन वोटिंग पेयर्स होने चाहिए। इस प्रकार की 2 श्रेणी बांटने के लिए उन्होंने कहा था, वोटिंग पेयर्स और नॉन वोटिंग पेयर्स। यानी पहली श्रेणी में तो इनको और दूसरी श्रेणी में नॉन वोटिंग पेयर्स को विभाजित कर दिया जाना चाहिए। पूरे जो सदस्य हैं लॉर्ड सभा के उनको 2 भागों में बांट दो। सदस्यों की वैरायटी बहुत सारी होती थी, उसमें हमने पहले वीडियो में बताया था। उनको 2 भागों में बांट दो। पहले सदस्य ऐसे जो वोट दे सकते हैं सदन के अंतर्गत, दूसरे जो वोट नहीं दे सकते। सदस्यता के संबंध में सुझाव दिया था इसमें कि उत्तराधिकार की व्यवस्था है उसका अंत कर दो, यानी कि एक कोई व्यक्ति है उसके बाद उसका बेटा ही बनेगा, उसके घर का कोई मेंबर बनेगा, ऐसी व्यवस्था का अंत कर दिया जाना चाहिए। और मत देने का अधिकार रखने वाले सदस्यों को वेतन दिया जाना चाहिए। जो सदस्य वोटिंग पेयर्स हैं उनको वेतन दिया जाना चाहिए, नॉन वोटिंग पेयर्स को वेतन नहीं दिया जाना चाहिए। लॉर्ड सभा को केवल 6 माह की देरी लगाने का ही अधिकार होना चाहिए कि वो 6 महीने तक ही देरी कर सकती है, साल भर की नहीं। प्रस्तावित योजना का पिछली पंक्ति के सदस्यों द्वारा विरोध किया गया, इसलिए इस योजना को वापस ले लिया गया। यानी कि जो सबसे लास्ट में जो लोग बैठे रहते हैं सदन के अंतर्गत, उन्होंने इसका विरोध कर दिया और ये सारे सुझाव वापस ले लिए थे। ठीक है। जीवन पर्यंत जो पीयर होते हैं उनको रखने का उद्देश्य ये था कि अब आता है कि जो सन 2000 का जो पीयरेज एक्ट आया था, उस पीयरेज एक्ट के द्वारा लॉर्ड सभा में सुधार के लिए क्या प्रस्ताव किए गए थे उनको हम देखते हैं। लॉर्ड सभा के गठन के संबंध में अधिक महत्वपूर्ण कदम सन 2000 ईस्वी के अंतिम दिनों में मजदूर दल की सरकार ने एक पीयरेज एक्ट 2000 ईस्वी जो पारित किया था, उसमें इन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। लॉर्ड सभा की आलोचना का सबसे प्रमुख आधार यह रहा है कि जो पुश्तैनी लॉर्ड हैं, जो परंपरागत लॉर्ड हैं, जो वंश परंपरा के आधार पर आते हैं, उनकी व्यवस्था या वंश परंपरागत लॉर्डों की जो व्यवस्था है, यही एकमात्र ऐसा कारण है जिसकी वजह से लॉर्ड सभा की हमेशा ही आलोचना रही है, ऐसा पीयरेज एक्ट 2000 में कहा गया था। आलोचना का औचित्य और महत्व इस बात की दृष्टि से रहा है कि 1958 के पूर्व तक लगभग 90% और 1958 में आजीवन लॉर्ड की व्यवस्था प्रारंभ हो जाने के बाद 80 के दशक में भी लगभग 80% सदस्य पुश्तैनी लॉर्ड ही रहे हैं। ठीक है, यानी कि पूरी राज्यसभा में 98% सदस्य हमेशा वो है पुश्तैनी सदस्य यानी परंपरागत लॉर्ड ही रहे हैं। 2000 ईस्वी के जो अंतिम दिनों में मजदूर दल की सरकार ने पीयरेज एक्ट 2000 पारित किया और उसमें यह निश्चित किया कि भविष्य में क्या निश्चित किया, ध्यान रखना, भविष्य में अगर कोई परंपरागत लॉर्ड है वो मर जाता है यानी उसका देहांत हो जाता है तो उसके पुत्र या उत्तराधिकारी को लॉर्ड नहीं बनाया जाएगा, ऐसा इसमें सुझाव दिया गया था। इस प्रकार लॉर्ड सभा का जो पुश्तैनी स्वरूप है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा
और योग्यता एवं अनुभव के आधार पर सदस्यता प्राप्त करने वाले जो आजीवन सदस्यता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या तथा कुल सदस्यों में उनका प्रतिशत बढ़ता चला जाएगा। यह व्यवस्था लॉर्ड सभा की संरचना और कार्यकारण में मूलभूत सुधार लाएगी। इस प्रकार अब लॉर्ड सभा की संरचना में मूलभूत सुधार की स्थिति प्रारंभ हो गई, यानी कि इसके द्वारा इसमें सुधार के प्रयास किए गए थे। जीवन पर्यंत जो पीयर होते हैं उनको रखने का उद्देश्य क्या था कि सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रतिष्ठित और अनुभवी व्यक्ति होते हैं उनको लॉर्ड सभा में स्थान दिया जा सके। ऐसे व्यक्तियों से लॉर्ड सभा की जो कार्यवाही है उसमें निरंतर सक्रिय रहने की आशा की जा सकती। इसकी वजह से जो जीवन पर्यंत लॉर्ड है उनको रखा गया था। अब आता है 1968 का पीयर एज एक्ट। अच्छा, ये पहले आना था और ये बाद में आ गया। 1962 में लॉर्ड सभा में सुधार का प्रस्ताव आया, जिसके फलस्वरूप सन 1963 का पीयर एज एक्ट आया। इस अधिनियम के अंतर्गत जो पैतृक लॉर्ड हैं अपने जीवन के लिए अपना जो पद है वो त्याग सकते हैं, परंतु उत्तराधिकारी को लॉर्ड का जो पद है फिर मिल सकता है। यानी जो 1963 का जो पीयर एज एक्ट था उसमें क्या क्या सुधार किए गए कि जो परंपरागत लॉर्ड होता है वो चाहे तो अपना पद त्याग सकता है, लेकिन उसके उत्तराधिकारी उस पद को वापस प्राप्त कर सकते हैं। स्कॉटलैंड के जो सभी पीयर हैं वो लॉर्ड सभा के सदस्य होंगे, ये कंपलसरी कर दिया गया था। आयरलैंड के जो पीयर हैं वो लोक सदन के लिए चुनाव भी लड़ सकते हैं, ऐसा भी इसमें सुझाव दिया गया था। महिला लॉर्ड है को भी ये सारे अधिकार प्राप्त होंगे, ऐसा भी इसमें सुझाव दिया गया था। अब ये जो सुझाव दिए गए हैं अब तक सारे, वो सारे संसदीय अधिनियमों के द्वारा, एक्ट के द्वारा दिए गए थे। अब हम इसमें कुछ व्यवहारिक सुझावों की चर्चा करेंगे जो लॉर्ड सभा में सुधार के लिए दिए जाते हैं। ब्रिटेन में सामान्य भावना यही रही है कि लॉर्ड सभा जैसी संस्था है उसको नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, जो पुरातन महत्व की और इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि अब कोई विशेष हानि नहीं पहुंचा सकती है। इसको नष्ट करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसका महत्व बहुत पुराना हो गया है और ये शक्तिहीन भी हो गई है, तो अब किसी को हानि तो पहुंचा नहीं सकती, इसलिए इसका अंत नहीं किया जाना चाहिए। जो सन 2000 में लॉर्ड सभा की संरचना में जो पीयरेज एक्ट के द्वारा मूलभूत सुधार के बावजूद किए गए थे, उसके बावजूद भी रचना की दृष्टि से लॉर्ड सभा अब भी दोषपूर्ण है और इसे वर्तमान समय की राजनीतिक प्रवृत्तियों के अनुकूल नहीं कहा जा सकता। लॉर्ड सभा में सुधार के लिए स्वयं अपने विवेक के आधार पर सुझाव दिए जा सकते हैं, यानी कि इसको समाप्त नहीं कर सकते। सुधार कानूनों द्वारा इसमें सुधार हुआ नहीं, तो अब क्या करेंगे, इसमें कुछ विवेक के आधार पर ही सुझाव दिए जा सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। वर्तमान समय में जो वंश परंपरा के सदस्य हैं उनकी संख्या 90% से घटाकर हमें 20% तक हमने ला दी, मतलब कि वहाँ के जो लोग कहते हैं उन्होंने ला दी है। लेकिन आज भी जो वंश का सदस्य हैं वो हैं, अभी भी कुछ तो है, 20% है लेकिन उसमें हैं। सुझाव यह है कि वंश जो गत सदस्य हैं उनकी व्यवस्था का तत्काल और पूर्णतः अंत कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा व्यवहारिक सुझाव दिया जाता है। दूसरा यह है, द्वितीय सदन की सदस्य संख्या के संबंध में लगभग सर्वमान्य सिद्धांत यह है कि इसकी सदस्य संख्या प्रथम सदन की तुलना में लगभग 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर उसकी 300 है तो इसकी 150 ही होनी चाहिए, 150 ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसकी 500 है तो इसकी 250 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ऐसा सुझाव दिया जाता है। कम सदस्य संख्या, लगभग 300 की सदस्य संख्या वाला जो द्वितीय सदन है वही अपने कर्तव्यों का संपादन उचित रूप से कर सकता है। यानी सदस्य संख्या अगर कम होती है तो ही वो अपने कार्यों को अच्छे से कर सकता है। ज़्यादा लोग होंगे तो कार्यों में मतभेद ज़्यादा होता है। सदस्यों की नियुक्ति के लिए, नियुक्ति संबंध सुधार में क्या सुझाव दिए जाते हैं कि आंशिक रूप से अप्रत्यक्ष निर्वाचन और आंशिक रूप से मनोनयन की पद्धति को आवश्यक माना जाना चाहिए। मतलब क्या है इसका, हम देखते हैं कि जो सदस्यों की नियुक्ति है उसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन और मनोनयन दोनों ही अपनाए जाने चाहिए। लगभग 150 सदस्य यानी 150 सदस्य लोक सदन के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के आधार पर निर्वाचित किए जाने चाहिए और जो शेष 150 सदस्य हैं उनको सम्राट के द्वारा मनोनीत किया जाना चाहिए। ये जो ऐसे व्यक्ति होने चाहिए 150 जिनको मनोनीत किया जाता है सम्राट के द्वारा,
जिन्होंने ब्रिटिश सामाजिक जीवन है उसके विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि राजनीतिक क्षेत्र है, विधिक क्षेत्र है, वाणिज्यिक क्षेत्र है, कला विज्ञान साहित्यिक क्षेत्र है, श्रमिक संगठनों के क्षेत्र में, स्थानीय सुशासन के क्षेत्र में आदि में विशेष योग्यता का परिचय दिया हो। सदस्य नियुक्त किए जाते समय इस बात को दृष्टि में रखा जाना चाहिए कि सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाए और लोकसभा में किसी राजनीतिक दल का स्थायी बहुमत न हो। सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाने वाले ये सदस्य केवल योग्य ही नहीं हो वरन व्यवस्थापन संबंधी और प्रशासन के क्षेत्र में सक्रिय रुचि रखने वाले भी होने चाहिए। यानी कि जो सदस्य जिनको नियुक्त किया जाएगा सम्राट के द्वारा वो योग्य तो हों, उसके आधार पर उनको कानून निर्माण और प्रशासन संबंधी कार्य क्षेत्र में भी वो सक्रिय रुचि रखने वाले होने चाहिए। वर्तमान समय में सदस्यों की नियुक्ति इसी आधार पर की जा रही है ब्रिटेन में और लगभग 20% स्थान महिलाओं को भी प्राप्त हैं ब्रिटेन की संसद के लॉर्ड सभा में। भविष्य में महिलाओं का ये प्रतिशत अवश्य रूप से बढ़ेगा, ऐसा उम्मीद की जा सकती है। लॉर्ड सभा के सदस्यों को भी लॉर्ड सदन के सदस्य के समान वेतन और भत्ते प्राप्त होने चाहिए। इससे व्यवस्थापन कार्य के प्रति उनकी उदासीनता दूर की जा सकेगी। यानी कि उनको प्रॉपर वेतन भत्ते प्राप्त होने चाहिए जिससे कि वो अपने कानून निर्माण के कार्य में रुचि से भूमिका निभा सकें। और जहाँ तक शक्तियों का संबंध है, यानी कि देखो हमने एक एक करके सुधार किए हैं इसमें, पहले सदस्यों की संख्या में, उसकी नियुक्ति में, उनके वेतन में, उनके निर्वाचन में, इन सब में सुधार के व्यवहारिक सुझाव दिए हैं, उनमें है ये। और जहाँ तक शक्तियाँ हैं, वर्तमान समय की जो प्रवृत्ति यही है कि जो दूसरा सदन है उसको पहले सदन की तुलना में शक्तियाँ कम ही प्राप्त होनी चाहिए। इस दृष्टि से दोनों सदनों के जो पारस्परिक संबंध है उसमें वर्तमान स्थिति को बनाए रखना ही उचित कहा जा सकता है। लॉर्ड सभा में सुधार के संबंध में एक बाधा आती है और वो यह है कि ब्रिटिश राजनीति में दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, अनुदार दल और उदार दल। इस संबंध में यानी पहले अनुदार दल और उदार दल थे, उन दोनों में भी लॉर्ड सभा के संबंध में मतभेद थे। और वर्तमान में जो दल हैं वहाँ पे ब्रिटिश राजनीति में अनुदार दल और मजदूर दल, अनुदार दल का बाद में मजदूर दल में परिवर्तन हो गया था। इसमें भी दोनों में गंभीर मतभेद हैं लॉर्ड सभा में सुधार के संबंध में। अनुदार दल जहां इसकी सदस्यता के आधार को कुछ सुधारने लेकिन इसे वर्तमान समय की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बनाने के पक्ष में, यानी अनुदार दल है इसको अधिक शक्तिशाली बनाना चाहता है, जबकि जो मजदूर दल है वो इसको समाप्त करने के चाहता है या इसका मूल आधार ही परिवर्तित कर देना चाहता है। भविष्य में लॉर्ड सभा की रचना है उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं। ब्रिटेन में गत लगभग एक दशक से लॉर्ड सभा का अंत करने की बात पर बहस चल रही थी और मतदाताओं का एक बहुत बड़ा वर्ग यह मांग कर रहा था कि छोटे और प्रभावशाली सरकार के इस युग में ब्रिटेन जैसे परिपक्व लोकतंत्र में सामंतवादी अवशेष, यानी जो लॉर्ड सभा है उसको सामंतवादी अवशेष कहते हैं क्योंकि इसके जो मेंबर हैं सब सामंतवादी प्रवृत्ति के ही हैं, उस अवशेष के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यानी यह सब मांग कौन कर रहे हैं? ब्रिटेन के लोग, मतदाता। लेकिन 2005 के आम चुनाव में लॉर्ड सभा कोई चुनावी मुद्दा था ही नहीं, अतः ये समझा जा सकता है कि लॉर्ड सभा का निकट भविष्य में समाप्त होने वाली कोई ऐसी संस्था नहीं है। लॉर्ड सभा कभी भविष्य में भी समाप्त नहीं हो सकती। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।